नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ हमेशा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो प्रदीप जी, योगी आदित्यनाथ जी ने वही किया जो कल हम लोग जिसकी डिमांड कर रहे थे करके। Yes. देखिए, एक आतंकवादी संगठन के समर्थन में आप जुलूस कैसे निकाल सकते हैं? मुझे एग्जैक्टली सर, वो भी कॉलेज कैंपस को मिसयूज करना। इनफैक्ट द कॉलेज आल्सो हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीस स्टूडेंट्स। यस सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों को बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, जहां तक हिंदुस्तान का भी सवाल है, भारत सरकार का भी सवाल है, आवर पॉलिसी इज वेरी क्लियर। The Palestinians deserve a homeland of their own, but in harmony with everybody else, not through terrorist means. Let's be very clear. Hamas is a designated terrorist organization. एक आतंकवादी संगठन है। इस आतंकवादी संगठन के समर्थन में अगर आप जुलूस निकालेंगे, अगर आप आंदोलन करेंगे, तो आपकी जगह जेल में है साहब, या फिर अपने आप पासपोर्ट बनवा लीजिए, फिलिस्तीन आप चले जाइए। अगर आपको वहां लड़ना हो तो आप शौक से लड़िए। जी प्रदीप जी कुछ बोल रहे थे? नो एग्जैक्टली, नो एग्जैक्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज मेड इट वेरी क्लियर that we support Israel where the terror attacks has taken place, and he also said that we support the right to retaliate. That's part. And then the BJP already have social media campaign that Uri happened, we hit back. Pathankot happened, we hit back. The right to retaliate against terror strikes is absolute. Pulwama happened. Yes. We did a surgical strike. Exactly, sir. Anything else like that will happen again. We shall do it again. And they are trying to remind the country. They said, never forget, never forgive. 26/11, there was no retaliation. No retaliation. There was no retaliation in 26/11, and was only way we retaliated was the way of dossiers. We were giving dossiers after dossiers, dossiers after dossiers, saying this is a proof. You please take action. And we made a joke of ourselves. At the moment with us from the BJP, we have Mr. Vinayak Ambekar. Vinayak Ambekar साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर ऐसा है, 26/11 जब मुंबई में हुआ तो हिंदुस्तान ने क्या एक्शन लिया? आपको मालूम है हम लोगों ने क्या एक्शन लिया? पता है ना आपको? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जबरदस्त एक्शन हुआ था सर। क्या बात कर रहे हो? यू विल बी सरप्राइज्ड। मोदी जी ने आज तक कभी ऐसा एक्शन नहीं लिया जैसा मनमोहन सिंह जी ने लिया। मनमोहन सिंह जी ने यह कहा, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट विद यू, पाकिस्तान को बोला। पता आपको क्या सर्जिकल स्ट्राइक थी सर? इट वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन क्रिकेट। जबरदस्त। अब मेरा यह कहना है कि अरे लड़ाई हो रही है इजराइल में, पैलेस्टाइन में, उधर से वो रॉकेट दागे गए हैं, इजरायली सिविलियंस को, नागरिकों को मतलब किडनैप करके जान से मारा गया है। हम लोगों ने फुटेज देखी है, और फुटेज किसने रिलीज करी है? इन्हीं आतंकवादियों ने रिलीज करी है। औरतों का बलात्कार हुआ है, 2-2, 3 साल के बच्चों को मारा गया है। अधेड़ उम्र की जो ग्रैंड मदर्स थी, वहां पे दादी नानी जो लोगों की थी, उनको उठा करके किडनैप कर लिया गया है। और तो और छोड़िए, एक तो ऐसा वीडियो है दिल दहला देने वाला है साहब, अंबेकर साहब, जहां पर ये अंदर आते हैं, ये हमस के आतंकवादी पानी मांगते हैं। एक 2-3 बुड्ढों से, वहां पे अधेड़ उम्र के लोग हैं, वो उनको पानी पिलाते हैं, उनसे पानी लेकर के, पानी पी करके उनको जान से मार देते हैं, और फिर बोलते हैं अल्लाह अकबर। आज की तारीख में आई वाज सो हैप्पी टू सी शाह फैजल, आवर IAS ऑफिसर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने कहा कि तुम इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हो, इस्लाम का नाम तुम लोग सब बदनाम कर रहे हो, तुम मुसलमान भी नहीं हो। और वाहियात बात क्या है अंबेकर साहब, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप कमेंट करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला समर्थन में, इन वाहियात लोगों के समर्थन में, आतंकवादियों के समर्थन में। आई एम सो हैप्पी दैट मिस्टर योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, they have filed an FIR against them, and the Aligarh Muslim University has also taken action. All these people will be suspended, will not be allowed to study in AMU. अंबेकर साहब बताएं। जी सर, आतंकवादी ये कौन से कौम का नहीं होता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं,
वैसे आतंकवादी की कोई कौम नहीं रहती, वो बाय नेचर वो आतंकवादी होता है। तो कोई भी आतंकवादी हल्ला हो गया, कोई भी आतंकवादी कृत्य हो गया, तो उसका निंदा करना, उसको सब जो पीस लविंग अपन सिटीजन्स है, उनका एक प्राथमिक कर्तव्य बनता है। और किसी भी तरह का आतंकवाद दुनिया में किसी ने भी सराहना नहीं चाहिए। तो ये जो स्टूडेंट्स ने किया वो सरासर गलत है, और इसको कोई कौम में बांधना और अल्लाह अकबर बनना की घोषणा देना, ये सब गलत है। ये आतंकवादियों की निंदा जितनी करनी चाहिए उतनी कम है। प्रदीप जी, You know, Ambedkar Sahab, the BJP, you rightly said that what Israel जो हाल है, what is facing today, India was facing from 2004 to 2014. That is what the BJP statement after Prime Minister Modi talked to, Netanyahu ji बात किया मोदी साहब से, and it is clear that India was facing continuous attacks. अब 2004 से लेकर 2014 तो मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हो रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया में ब्लास्ट हो रहा है, कोई टैक्सी ब्लास्ट हो रहा है. What we face this, that is what the BJP says. We face this continuously because that government was indecisive. Retaliation was not there at all. 26/11 जो भी बजाज साहब ने चर्चा किया, there was no retaliation. Retaliation dossiers के माध्यम से हम प्रूफ पे प्रूफ दे रहे और पाकिस्तान को एक्ट करने बोल रहे, but never happened. Now Modi साहब has supported Netanyahu, the PM, Israeli PM. He said, we are with you. This is a terror strike and we support we support you to retaliate in such a manner where terror strike is concerned. Now, Congress has taken a position. Congress ने unanimously एक resolution pass कर दिया, we are with Palestinians. Now, ये एक देश के अंदर एक विविधता है. There is something that is going on that is not wrong. Policies have changed. 60 years, Congress always had a soft corner where Palestine was concerned, Yasser Arafat, all वगैरह वगैरह. But now, a time has come, the world politics has changed, external affairs has changed. आप इसको कैसे देखते हो? Palestine and India. Prime Minister Modi statement. देखिए, मोदी जी का स्टैंड पहले से क्लियर है कि कोई भी तरह की आतंकवादी घटना घटेगी, भारत के साथ घटेगी, तो उनको पूरा रिटेलिएशन, पूरा करारा जवाब दिया जाएगा। ये जवाब उन्होंने दे के दिखाया है। जो एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये हमने समझना चाहिए, ये प्रैक्टिकल है। और इस ऐसे लोगों के साथ कोई सहानुभूति रखना या वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पैलेस्टाइन को बढ़ावा देना, या पैलेस्टाइन को, जब देश की एक मोदी जी ने एक भूमिका रखी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि हम इसे जो घिनौना कृत्य किया है उसका निषेध करते हैं और उसको रिटेलिएट करने के लिए हम इसराइल को जरूर उनका ये करते हैं, समर्थन करते हैं। तो ऐसा जब मोदी जी ने पूरा देश का भूमिका रखी है तो कांग्रेस ने अलग से भूमिका लेना ये गलत है। उनको खाली वोट बैंक पॉलिटिक्स दिखता है और केवल एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन विनायक अंबेडकर साहब, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जहां तक विदेश नीति का प्रश्न है, विदेश नीति का जहां तक प्रश्न है, मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन नहीं मिलनी चाहिए। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि फिलिस्तीनियों को उनका घर मिलना चाहिए। ये शुरू से हम लोगों की पॉलिसी रही है। लेकिन आतंकवाद का अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने हक लेने के लिए या तथाकथित तौर पे अपने हक लेने के लिए, तो उसका समर्थन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधी सादी बात है। वी respect the rights of Palestinians to their own homeland, very good, wonderful, but you cannot use a terrorist organization like Hamas to kill innocent citizens of Israel. And the Prime Minister has been very, very clear. He says India stands by Israel. Now, why should the Congress have come up with something like this? Congress को जरूरत क्या पड़ी थी ये कहने के लिए? क्योंकि पहली स्टेटमेंट जो कांग्रेस की आई थी कल, सर, अगर आपको याद होगा, भले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, जो मर्जी हों, सबने कंडेम किया था आतंकवादी हमले को। ये आज क्या बदल गया? What has happened, sir? What do you think has happened? सर, बेसिकली मैंने जैसा बोला, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की नीयत जो है उनकी, वो आगे आई है जी। जो उनको ये डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना है या आतंकवाद को सपोर्ट करना है। कोई कम्युनिटी को खुश करने के लिए
यदि वो आतंकवाद को समर्थन करते हैं तो मैं तो कहता हूँ वो बहुत घिनौना अपराध है उनका, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पूरा वर्ल्ड में जो भी हमास ने किया उसकी निंदा हो रही है, उन्होंने भी निंदा की है, फिर जाके पैलेस्टीनियन को आज का घड़ी नहीं है, जैसे यासर अराफत थे तभी से इंडिया उनको सपोर्ट करते आई थी, उनका एक जेन्युइन कॉज था, उसको इंडिया आज भी सपोर्ट करती है। मोदी जी जब उस एरिया में गए थे तो वो पैलेस्टीन में भी गए और इजराइल में भी गए, That's उन्होंने right. वो डिफरेंशिएट नहीं किया। उनका कहना है कि इंडिया इज ए नॉन अलाइन कंट्री। आपका जो भी बात करना है, मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि वो बात से सुलझाओ, कोई भी हिंसा का उपयोग उसमें बीच में मत लाओ, और वो भूमिका मोदी जी का आज भी कायम है। पैलेस्टीनियन कॉज जो है उनका इशू सेटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो जरूर होना चाहिए, मगर वो सेटल करने का जो तरीका है वो डायलॉग के थ्रू जाना चाहिए, ना कि वो हिंसा के थ्रू जाना चाहिए। Absolutely. अंबेडकर साहब, कमिंग बैक टू राहुल गांधी जी का कहना कि जातीय जनगणना इज एब्सोल्युटली एसेंशियल आज के तारीख में एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, एंड कांग्रेस इमीडिएटली आने के बाद उसको इंपोज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि देखो हमारे 4 मुख्यमंत्री है, उसमें 3 ओबीसी है, बीजेपी के 10 है, उसमें से एक ही ओबीसी है और वो भी जाने के कगार पे है, उसको भी निकालने के कगार पे है। राहुल गांधी जी जो कैंपेन चल रहा था कि 75 इयर्स हो गए और 60 साल कांग्रेस के थे, 2 भी ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, उसके रिस्पांस में राहुल गांधी कह रहे थे कि वी हैव गॉट 4 आउट ऑफ दैट 3 आर ओबीसीज, एंड प्रोबेबली इज मेंशनिंग मध्य प्रदेश की यहाँ के एक ही ओबीसी के आदमी हैं और वो भी जाने वाले हैं। तो हाउ इज दिस, बिकॉज कंटिन्यूसली राहुल गांधी रोज के रोज वही जातीय जनगणना को लेके बैठे, कांग्रेस वही स्टैंड लेके, जो राहुल गांधी कह रहा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, पूरे टीम वही कह रहा है। हाउ इज द बीजेपी गोइंग टू काउंटर दैट सर? अंबेडकर साहब सर, एक राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम यह है कि उनको खुद का दिमाग नहीं है। जो भी उनकी जो एजेंसी है, मीडिया एजेंसी, वो जो लिख के देते हैं वो पढ़ते रहते हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि बीजेपी का एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं है। अरे भैया, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर ओबीसी है, और बीजेपी का अभी का जो सेंटर का मंत्रिमंडल है उसमें 61% ओबीसी, एससी, एसटी ये लोग हैं। तो ये राहुल गांधी जी को खुद का स्टडी तो कुछ है नहीं ना, जो भी कुछ लिख के दिया जाएगा वो बड़बड़ते रहते हैं। तो उसमें क्या है, जब प्रधानमंत्री बीजेपी का ओबीसी का है तो ये बात करने का उनको हक क्या रहता है? एग्जैक्टली गलत है जी जी। और कांग्रेस के पास अभी दिखाने को कुछ नहीं है वैसे, कि उनके पास ओबीसी या एससी एसटी कोई मुख्यमंत्री है नहीं, तो लिहाजा वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। एक भूपेश बघेल साहब को छोड़ करके छत्तीसगढ़ के, लेकिन वहां तो मजबूरी है, वहां तो कोई और इलेक्ट होगा नहीं सीधी सादी बात है जी। लेकिन और साथ में ये भी है कि जहां तक महिला सांसदों का प्रश्न है, आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ women MPs are from the BJP. So that way the BJP is quite secure in terms of ticket distribution and things like that. Where did Mr. Ambedkar go? Will somebody tell me please? I can't see him anymore. Mr. Ambedkar, can you hear me, sir? Yes, I am hearing you. Yes, you are Yes, hearing me, but I can't see you. I don't know why. Yeah, but I am there. Right here. You want me to, एक नासिक में अंबेडकर साहब, नासिक में मुंबई पुलिस ने बहुत बड़ा कैच पकड़ा ड्रग्स का। इट इज मोर देन 100-200 करोड़ का कैच, और नासिक में पूरे मेन नासिक में उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, मेफेडोन ड्रग, एमडी ड्रग। तो जिस प्रकार से मुंबई पुलिस का एक्शन हो गया, दे कॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन, और जो पाटिल करके थे वो हॉस्पिटल से फरार हो गए। ललित पाटिल हॉस्पिटल से फरार हो गए। अब युद्ध चालू हो गया। नाना पाटोले जी बोल रहे मैं एक्सपोज करूंगा किन किन लोगों के हाथ है। सुषमा अंधारे जी बोल रहे कि दादा बुस्से का डायरेक्ट पाटिल से संबंध था और उन्होंने एडमिट कराया था और भागने भी उनका। तो ये आलोचना होने लगा है सरकार पर कि नंबर 1 इतना बड़ा ड्रग कैच, इन ड्रग खुलेआम बन रहा था नासिक में और किसी को पता नहीं है। दत्ता नलवंड जी यहाँ के डीसीपी जो पहले एंटी नार्कोटिक्स देख रहे थे वो इसका कैच फाइनलाइज कर दिया था। और जिस प्रकार से वो हॉस्पिटल से फरार हो जाता है पाटिल, और वो हैबिचुअल एक ऑफेंडर है, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस है,
इंक्लूडिंग ड्रग्स। शायद 2020 में भी इनको अरेस्ट किया था और लगा था। तो हाउ डू यू सी दिस? इज द गवर्नमेंट लैक्स वेयर ड्रग्स आर कंसर्न? ड्रग्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अमित शाह जी ने खुद एक वॉर ऑन ड्रग्स डिक्लेयर किया था पार्लियामेंट में। अंबेडकर साहब, कैन यू टेल द एसोसिएशन ऑफ पाटिल, इज दादा भुसे एंड द गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड इन हिज भागने में हॉस्पिटल से, जिस प्रकार से भागा था? अंबेडकर साहब, आज आपने दादा भुसे जी का स्टेटमेंट यदि सुना रहेगा, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि सुषमा अंधारे ने जो चार्ज लगाया उनके ऊपर, वो यदि 8 दिन में प्रूव कर सकती है तो प्रूव करे, नहीं तो वो डिफामेशन का केस डालेंगे उनके ऊपर। दादा भुसे 100% श्योर है कि उनका कोई लिंक नहीं है, और ये जो चार्जेस है ये लगाए जाते हैं क्योंकि उनको जनता को गुमराह करने का उनका एक काम रहता है अपोजिशन का। और सुषमा अंधारे जी का खुद का क्रेडिट क्या है कि ऐसा आरोप करे? उनके पास यदि कोई प्रूफ है तो वो आगे आए, ये डेमोक्रेसी है, आगे जाके पुलिस को सपोर्ट करे और उनके जो सबूत है वो पुलिस के पास दे दे, तो अच्छा हो जाएगा ना जनता के लिए। लेकिन यदि अंबेडकर साहब, हाँ। ये बात तो चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि दादा भूसे जैसे जिम्मेवार मंत्री, इतने सीनियर आदमी कुछ ऐसा काम करेंगे, मुझे नहीं लगता, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ये इसमें कोई दम नहीं लगता मुझे। मतलब क्या है कि बट कांग्रेस का भी सर एलिगेशन है, नाना पटोले जी ने भी खुलेआम बोल दिया आई एग्री सर कि मैं मगर वक्त आने पर एक्सपोज करेंगे वो, सर वो अभी नहीं। सर वो नॉर्मल है, वक्त आने पर क्या एक्सपोज होगा अगले 4 हफ्ते के बाद सब लोग भूल भी जाएंगे। लेकिन मैं कुछ और पूछ रहा हूँ सर आपसे। अंबेडकर साहब, एक सेकंड सर बात सुन लीजिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं, मैं मेरा आपसे कोई विचार में कोई मतभेद नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुंबई में एक होनहार ऑफिसर थे, जबरदस्त जांबाज दबंग ऑफिसर थे, जिनका नाम सुनते ही सारे ड्रग वाले जो थे भाग जाते थे, डर जाते थे। उस आदमी का नाम था समीर वानखड़े। अभी तो ऐसा लग रहा है कि समीर वानखड़े के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। मतलब उसको बेचारे को, मतलब इतने बड़े बड़े ड्रग माफिया को उसने अंदर डाला। 152 लोग तो, मतलब हम ही ने दी थी इंफॉर्मेशन, 152 लोगों की तो प्रदीप जी और हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है। 350 के करीब ड्रग माफियाओं को जिसने जेल में डाला सर, उस आदमी के खिलाफ, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। कुछ बताएंगे इसके बारे में सर अंबेडकर साहब? सर, वो समीर वानखेड़े जी का दुर्भाग्य ऐसा था कि उन्होंने जब ये काम चालू किया था तभी 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, और महाविकास आघाड़ी के सरकार का उनको विरोध था क्योंकि महाविकास आघाड़ी के सरकार के जो युवराज थे उनका फिल्म इंडस्ट्री से बहुत नजदीकी संबंध था, और वो फिल्म इंडस्ट्री के कोई घटनाओं में शायद शामिल थे, ऐसा बोला जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ मगर बोला जाता है। तो उस सहारे से उनको समीर वानखेड़े ये बड़ा एक अड़थड़ा हो गया था, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये हो गया था कि ये डिफिकल्ट हो गया था समीर वानखेड़े। तो समीर वानखेड़े को फ्रेम करने में उस सरकार का बहुत बड़ा हाथ था। उस सरकार के सब मंत्री उसमें शामिल थे। जैसे भी रश्मि जी शुक्ला है, वो भी एक ऐसी नेक होनहार ऑफिसर थी, उनको भी फ्रेम किया गया। उन्होंने एक घोटाले को निकाल के दिया कि बाबा ये फोन टैप करके ये गृह मंत्रालय से ये क्या चल रहा है, ऐसा उन्होंने चीफ मिनिस्टर के घर में जाके बोला। तो उल्टा क्या कर दिया, उसके ऊपर ही केस डाल दिया और उसका ट्रांसफर ऐसे जगह पे किया जो पोस्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं था, उनको बैठने के लिए कोई ऑफिस नहीं था, और बाद में उनके ऊपर तो सीधा केस डाल दिया गया। तो ऐसा करना, ये 2.5 साल के काल में महाविकास आघाड़ी ने बहुत काम ऐसे किए। जो भी आज आदमी एक अंदर बैठा है जिसने एक आदमी का खून किया है, उसको महाविकास आघाड़ी ने ही वापस उसको रीइंस्टेट किया था। बीच के 10 साल में वो ऑफिसर जो था वो ऑफिसर सर्विस में नहीं था, शिवसेना का क्लोज था, शिवसेना का प्रवक्ता था, शिवसेना उद्धव जी के प्रवक्ता था वो। तो ये सब चीज जो है वो 2.5 साल में हुई है, ये बहुत निंदाजनक है। लेकिन उनको न्याय मिलेगा कि नहीं? समीर वानखड़े को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मेरे हिसाब से मिलेगा, जैसा रश्मि जी को भी न्याय मिला है। अभी रश्मि जी को रीइंस्टेट कर दिया, उनके सब केसेस निकाल दिए गए क्योंकि सब केस झूठ थे उनके ऊपर। उन्होंने एक अच्छा काम किया, वो काम में कोई महाविकास आघाड़ी का मंत्री इन्वॉल्व हो गया और उसको जेल में जाना पड़ा करके, उनको ये करके फिक्स करके उनको झूठा केस उनके ऊपर डाला था, वो निकाल दिया गया है। तो समीर वानखेड़े जी भी मदद होगी, जरूर होगी। वंडरफुल। अंबेडकर साहब, सुप्रिया सुले जी ने आरोप लगाया
कि बीजेपी के साथ जो भी नहीं जाता उनको बीजेपी डिस्ट्रॉय करते हैं। शरद पवार साहब का उदाहरण दिया कि शरद पवार साहब रिफ्यूज टू गो विद द बीजेपी, टो द बीजेपी लाइन, तो पवार साहब का पार्टी तोड़ दिया, उनके फैमिली भी तोड़ दिया, पवार फैमिली को भी तोड़ दिया, अजित पवार को साथ में लिया, सुप्रिया सुले जी का कहना है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि 4 लोग का नाम लेते, दूसरा उद्धव ठाकरे जी रिफ्यूज टू टो द बीजेपी लाइन, आपने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया, शिंदे जी के पूरे ग्रुप को अपने साथ में ले लिया। 2 बीजेपी के नाम लेते हैं, नितिन गडकरी जी बोले कि बहुत होनहार जबरदस्त मिनिस्टर, इतने कार्यशील कार्य सम्राट मिनिस्टर है, उनको काम करने नहीं देते हैं। ये अद्भुत शक्ति जो है दिल्ली के, उनको काम नहीं कर, नितिन गडकरी जी को काम नहीं करने देते। और चौथा बोले देवेंद्र फडणवीस जी को देखो किस प्रकार से टॉर्चर करके रखा है। ये अद्भुत शक्ति जो एकनाथ शिंदे जी बोल रहे, बहुत बड़ा महान शक्ति मेरे पीछे है, तो ये अद्भुत शक्ति, ये 4 लोगों इंक्लूडिंग फडणवीस, गडकरी टूट। तो हाउ डू यू सी सुप्रिया सुले टॉक जिस प्रकार से बोल रही है कि अद्भुत शक्ति इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र? सर अंबेडकर साहब जी, ये वंशवादी पार्टियों का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उनके जो वंशज है, जो पॉलिटिक्स में जबरन लाए जाते हैं, जैसा राहुल जी है, आदित्य जी है, सुप्रिया जी है, ये सबको कॉमन सेंस नहीं रहता है। ये सब कोई भी चाइल्डिश बात करने में बहुत माहिर रहते हैं और जो दिमाग में आया वो करते रहते हैं। जैसा राहुल जी ने, प्रधानमंत्री ने पारित किया हुआ एक ऑर्डिनेंस पाड़ा, वैसे सुप्रिया सुले जी ने भी बहुत ऐसे प्रकार किए हैं। तो ये उनका क्या मानना, ना समझ पना है उनका, और उनको और मैच्योर होना चाहिए। उनको खुद के घर संभालने को नहीं आता है, तो जी। उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना, उद्धव जी को खुद की पार्टी संभालने को नहीं आती, जब वो पार्टी को कोई आवाज ही नहीं दे रहे थे, पार्टी का कोई आवाज सुन ही नहीं रहे थे, और उनके जो सेकंड नेक्स्ट जो लेफ्टिनेंट था वो नाराज है जब उनको समझा नहीं, तो उसमें बीजेपी के क्या ये, अभी इनके घर का नेफ्यू, शरद पवार जी का नेफ्यू जब नाराज है, ये शरद पवार जी को समझा नहीं, और उन्होंने जो अभी इलेक्शन कमीशन के सामने जो सब चीज निकाली है कि एक पार्टी ये ऐसा ऑटोक्रेटिक वे से चलाते थे, मैं जो बोलेगा वो, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी वैल्यू नहीं है। सेम केस वाज विद शिवसेना। तो ये गलती तो बीजेपी की नहीं है, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, तो बीजेपी का क्या गलती है इसमें? उनका लेकिन खुद यहाँ का पर विनायक अंबेडकर साहब, दूसरी तरफ से सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई सुप्रिया सुले जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी बड़े दिग्गज नेता हैं, आप भी तो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ सकते थे, आपने Correct. बीजेपी को क्यों नहीं तोड़ा? बराबर है। तो आज तक बीजेपी को तो किसी ने तोड़ा नहीं। तो ये क्या बात है कि यही पार्टियां टूटती हैं कि बीजेपी ही तोड़ती है सबको? ये क्या मतलब है? तो ये बताएं बीजेपी क्यों नहीं टूटती सर? बीजेपी में स्प्लिट क्यों नहीं होता? हर एक कोई एक्सपेक्ट कर, हर एक कोई किटकिटी लगा के बैठा हुआ है, टिकटिकी लगा के बैठा हुआ है कि कब बीजेपी में स्प्लिट होगा, वर्टिकल स्प्लिट होगा, गुजरात लॉबी, एंटी गुजरात लॉबी, इस तरीके की अटकलें हर जगह पे आती हैं। तो बीजेपी में स्प्लिट क्यों नहीं होता सर, बताएं विनायक अंबेडकर साहब? सर, बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता, जैसा आपने अभी नाम लिया नितिन जी गडकरी जी का, वो संघ संस्कारित रहता है। मैंने नाम लिया सर, आपको लगा कि मैंने नाम लिया? मैंने नाम लिया। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। चलो मैंने नाम लिया, मैंने नाम लिया। He is a very good friend. बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं नाम बहुत गौरव के साथ लेता हूँ। जी। हर कार्यकर्ता हमारा, जैसे नितिन जी गडकरी की जो है, सुप्रिया सुले जी ने नाम लिया था, आपने नहीं लिया था, और देवेंद्र जी फडणवीस है, जो भी नाम आप लेंगे, ये इसमें कोई गुजरात और नॉन गुजरात कोई भी नहीं है, ये सब संघ संस्कारित लोग है। संघ में पहला संस्कार ऐसा रहता है कि अनुशासन, जो वरिष्ठ उस समय के नेता बोलेंगे उस हिसाब से अपने को चलना है। और नितिन जी गडकरी जैसा प्रभावशाली और ये जो नेता है, वो आज भी उतना ही प्रभाव से काम कर रहा है। आज भी उनका रोड बनाने का काम चालू है, जो भारतमाला योजना है वो पूरी कर रहे हैं, जो नेशनल हाईवेज है वो बना रहे, अभी एक्सप्रेसवेज बना रहे, बड़े बड़े टनल्स बना रहे, पुल बना रहे। तो नितिन जी गडकरी किधर रुके? वो तो 24/7 काम करते, जैसा नरेंद्र जी कर रहे। तो इसमें हमारे पार्टी में ऐसा कोई हो सकता नहीं है, क्योंकि एक उद्दिष्ट से जुड़े हुए लोग हैं हम सब। तो हम कोई भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं रखते। देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री होने का महत्वाकांक्षा कभी भी रखते नहीं है। उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मैं अभी मुख्यमंत्री रहा हूं, तो अभी उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे हूं,
नहीं रहूंगा, मगर जब पार्टी के नेता ने उनके से उनसे जूनियर या उनके एज का ही है नड्डा जी, तो उन्होंने जब उनको आदेश दिया, नरेंद्र जी मोदी ने जब आदेश दिया, तो उन्होंने इमीडिएटली वो पद स्वीकार कर लिया। उनको कोई उस पद में इंटरेस्ट नहीं है, पार्टी का काम करने में उनको इंटरेस्ट है। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी का प्रश्न है, देवेंद्र फडणवीस जी का उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है, मानना पड़ेगा। ये इस बात के लिए जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। मतलब सर, जो हुक्म आया हेडक्वार्टर से, जो पार्टी का निर्णय हुआ, उन्होंने बड़े आराम से सिर झुका करके नमस्कार करके माना। इसको ही अनुशासन बोलते हैं सर हम। जी, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। बट द ओनली थिंग सर राइट नाउ इज कि जिस प्रकार फॉर एग्जांपल जैसे अभी नांदेड़ की घटना हुई, संभाजी नगर की घटना हुई, वहां पर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई 13 महीने आपकी सरकार रह चुकी है, इन 13 महीनों में क्या ठाणे में जो इंसिडेंट हुआ हॉस्पिटल में जहां पर कुछ लोगों की मौत हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ऑडिट होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई? ये क्यों मालूम नहीं पड़ा कि कई हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है, यानी दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं है? ये सब तो मालूम होना चाहिए था ना सर। अंबेडकर साहब। सर ऐसा है, 2.5 साल में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तभी भी 4-5 हॉस्पिटल में सीरियस इंसिडेंट हो गई थी, जैसा आपने ठाणे का उदाहरण दिया। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट होते रहते हैं। इसमें कैसा है कि एक गवर्नमेंट मशीनरी है, वो अपने तरीके से काम करती है। तो जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, जो रिस्पॉन्सिबल मंत्री है, उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी उनकी व्यस्तता के हिसाब से वो कम ज़्यादा हो सकता है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने उसकी नकारी नहीं है। और भारती जी जो है हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, तो उन्होंने भी आके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और उन्होंने भी आके उधर की चौकसी की है, पूरी इंक्वायरी की है। और वो भी पूरी आगे की जो ये लेना है, आगे के जो स्टेप्स लेना है, उसमें वो भी खुद इन्वॉल्व है। सर उम्मीद करते हैं कि ये बड़ी ऑनेस्ट इंक्वायरी होगी, बड़ी सही रूथलेस इंक्वायरी होगी, मतलब किसी को आप बख्शेंगे नहीं, सीधी बात सही है। बात, क्योंकि सर सही बात। दिस इज अनहर्ड ऑफ। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में यहाँ पैसे की कमी नहीं है सर। देर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु आर अनएम्प्लॉयड, मतलब बड़े आराम से यू कैन इजीली आइदर पुट देम ऑन कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन टेक देम इमीडिएटली। मेरा ये कहना है कि ये this does not give a very good image of the state. This is bad for the image of the state, sir. ऐसा सही। योगी जी के पहले 1-2 साल में यूपी में होता था, आजकल तो वहां भी बंद हो गया है। गोरखपुर में फॉर एग्जांपल जो 650-900 बच्चे जो मरे थे एनकेफेलाइटिस से, आजकल वो भी नहीं हो रहा है वहां पे। तो महाराष्ट्र में कैसे हो रहा है सर? ये हम सबके लिए बड़ी मतलब अच्छी बात नहीं है ये। सही बात है, आई एग्री। अंबेडकर साहब, सुप्रिया सुले जी ने वापस, जो अजित पवार जी का 100 डेज हो गए, 100 दिन हो गए इस ट्रिपल इंजन सरकार का, वो अजित दादा जुड़ गए। और सुप्रिया सुले जी ने कहा कि देखो, अब शरद पवार जी के होर्डिंग से तो फोटो हटा दिया, वाईबी चौहान जी के लिखे हैं, तो बोले कि वाईबी चौहान जी के बारे में जो आइडियोलॉजी है वो सावरकर के हेगडेवार के आइडियोलॉजी कैसे मिलता है, आरएसएस के आइडियोलॉजी से कैसे मिल सकता है, हेडगेवार जी के आइडियोलॉजी से कैसे मिल सकता है। सुप्रिया सुले, शी इज कॉलिंग द आइडियोलॉजी अ फैसिस्ट आइडियोलॉजी। एंड उनसे पहले शरद पवार साहब इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट 2017 में कोई इंसिडेंट हो गया, 2019 में कोई इंसिडेंट हो गया, या 2022 में कोई इंसिडेंट हो गया। शरद पवार साहब इज सेइंग नो, I have never done it. I refuse everything what Fadnavis Sahab is saying, and I am telling you that I will never join the BJP. But आज जिस प्रकार से सुनील तटकरे साहब ने कहा कि 2014 में आप तो अनकंडीशनल सपोर्ट बीजेपी को दिया था, that's what सुनील तटकरे साहब was saying, and 2019 में इसी फैसिस्ट के दूसरे अंग शिवसेना के साथ, तो क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड। इसमें सच्चाई आपने देखा क्या है? अंबेडकर साहब थोड़ा लाइट डालेंगे। फडणवीस साहब कह रहे कि मेरे घर में लेटर लिखा हुआ था, मैंने खुद पवार साहब के इंस्टेंसेस में करेक्शन कर दिया था। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट अंबेडकर साहब? टॉक्स अभी जिस प्रकार फैसिज्म, आइडियोलॉजी, आरएसएस, हेडगेवार, हाउ डू यू सी इट अंबेडकर साहब? सर पहले तो मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, शरद पवार जी की आइडियोलॉजी क्या है, उनको पता है क्या?
जब वो बाहर निकले थे कांग्रेस से तब बोल रहे थे कि सोनिया जी इटालियन सिटीजन है और उनके अंडर में काम नहीं करना चाहता और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। बाद में जाके क्या किया उन्होंने, तो उसी सोनिया जी के साथ काम करना चालू किया। तो उनकी खुद की आइडियोलॉजी किधर है? चलो मानते हैं कि हम फैसिस्ट है, मगर तुम क्या है वो तो बताओ दुनिया को। कभी तो भी बताओ दुनिया को कि अपनी आइडियोलॉजी क्या है। जिस यशवंतराव चव्हाण जी का वो नाम लेते हैं, उनके सही जो अनुयायी थे वसंत दादा पाटिल, उनको डिच करके शरद पवार जी बाहर निकले और खुद का गवर्नमेंट बनाया और खुद मुख्यमंत्री बने। इनकी क्या नीयत है कि जो किसी को फैसिस्ट बोले या किसी के आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल पैदा करे, उनको जिनको खुद की आइडियोलॉजी नहीं है। और सुप्रिया सुले जी का तो ऐसा है, उनको आइडियोलॉजी ये शब्द ही समझता नहीं है। उनकी खुद की आइडियोलॉजी क्या है? उनकी खुद की आइडियोलॉजी केवल सत्ता प्राप्त करना, इतनी ही शरद पवार जी की आइडियोलॉजी है, बाकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है उनके पास। तो उन्होंने किसी को फैसिस्ट बोलने से कोई फैसिस्ट नहीं होता। उनकी खुद की आइडियोलॉजी उनको पता नहीं है, तो दूसरे की कैसे पता चलेगी उनको? जी अंबेडकर साहब, एक टोल नाका पे फडणवीस साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि छोटे व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स, फोर व्हीलर्स जो है टोल नहीं लगेगा, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। राज ठाकरे जी मन से पूरे महाराष्ट्र में शायद आंदोलन पे उठे हैं कि आपने बोला था, फडणवीस साहब के रिकॉर्डिंग सबको सुना रहा है, देखो टोल माफी किया था, बोले कि फोर व्हीलर्स छोटे नहीं भरना पड़ेगा, बट नथिंग इज क्लियर। मन से फुल फ्लैश आंदोलन पर बैठे, हर टोल नाका पे मन से बोलेंगे। अगर मनसे के नेता कहते हैं कि इफ थिंग्स डोंट इंप्रूव वी माइट बर्न दिस टोल नाका, तो व्हाई इज इट रीचिंग सच अ स्टेज? व्हाई फडणवीस साहब इज नॉट एनफोर्सिंग इट सर? अंबेडकर साहब जी, ऐसा है कि हाईवेज में दो प्रकार है। कोई हाईवेज है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर आते हैं, उनका ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। जो देवेंद्र जी ने बताया था उस साल में, वो ऐसा बताया था कि स्टेट हाईवे जो है और स्टेट के अंडर जो आते हैं उनसे मैं टोल निकाल दूंगा। ऐसे सब हाईवे से टोल निकाल दिया है। मैं परसों गया था चिपळूण में, जो कोयना नगर के ऊपर से मैं गया था, उमरज कोयना नगर, उस हाईवे पे जो स्टेट हाईवे है मैं खुद टोल भरता था। देवेंद्र जी जब शासन शुरू किया तो वो हाईवे का टोल निकल गया, वो स्टेट हाईवे है। ऐसे हजार हाईवे के टोल उन्होंने निकाले रहेंगे। मगर जो राज ठाकरे जी का जो आंदोलन चल रहा है, वो अभी उनके पार्टी के पास कोई प्रोग्राम नहीं रह गया है। वो कभी भी पहले भी उनको एक टोल का याद आया था, थोड़े दिन आंदोलन चलाया और बाद में अचानक से जैसे कि कोई चाबी निकाल दिया किसी ने उसकी, तो उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया। तो राज ठाकरे जी कोई भी प्रश्न उठाते हैं तो उसको लास्ट तक, लॉजिकल एंड तक लेके जाना उन्होंने, उनके लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने स्टडी करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी प्रपोजल्स है वो देना चाहिए। और जो हाईवे पे बीओटीटी पे बनाया है, बीओटी पे बनाया है, वो कौन से मेथड पे बनाया है वो तो तुम पहले जान के ले लो ना। जब बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर इस मोड पे बनाया है तो उसका टोल वसूला जाएगा। वो टोल कैसे निकाल सकते हैं आप? क्योंकि वो पार्टी ने खर्चा किया है, गवर्नमेंट का इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ऐसा आसान नहीं है ये क्वेश्चन, वो खाली पॉलिटिकल इंटेंशन से निकाला गया क्वेश्चन है। उनको वो याद आ गया करके बाळा नांदगांवकर जी ने बताया है कि हम बोले तक आगे का एक्शन नहीं करना, क्योंकि उनको इतना ही मालूम है, जाके कार्यकर्ता को इतना ही मालूम है जाके पत्थर फेंकना। मगर पत्थर फेंकने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। उस प्रॉब्लम की जड़ तक जब तक तुम नहीं जाएंगे तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच सर। अंबेडकर साहब, Yes, sir. ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, सो नाइस ऑफ यू सर। Yes, नमस्कार, sir. वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सर। वंदे मातरम। Thank you very much. Great pleasure talking to you as always. Yes, sir. Thank you. That was nice, Mr. he talks on all subjects with absolute Yes, confidence and he is very clear, very straight up front.